हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मैं चैप्टर 3 के कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर अलैंगिक जनन और 2 नंबर लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की 2 मुख्य विधियों के नाम लिखिए। अलैंगिक जनन के 2 मुख्य विधियों के नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर विखंडन और 2 नंबर मुकुलन। अगला प्रश्न है, 2 पादपों के नाम लिखिए जिनमें पतिया द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। 2 पादपों के नाम लिखिए जिनमें पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर आलू और 2 नंबर अंगूर। अगला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परागकोश के मध्य में क्या रहता है। परागकोश के मध्य में क्या रहता है। तो आपका राइट आंसर होगा परागकण। अगला प्रश्न है, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बीजांड या ओव्यूल। बीजांड या ओव्यूल। अगला प्रश्न है, कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागकण में होती है। कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागकण में होती है। तो आपका राइट आंसर होगा कीटों की भूमिका पर परागकण में होता है। कीटों की भूमिका पर परागकण में होता है। अगला प्रश्न है, यदि नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं। यदि नर या मादा अंगों में से किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यदि नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव एक लिंगी जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर अमीबा और 2 नंबर पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, एक पौधे का नाम बताएं जिनमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। एक पौधे का नाम बताएं जिनमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है। जीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा जीन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा अलैंगिक जनन में। अगला प्रश्न है, पुटी या शिष्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है। पुटी या शिष्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बहुखंडन में। बहुखंडन में। अगला प्रश्न है, प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है। प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है। तो आपका राइट आंसर होगा अपखंडन या पूर्ण जनन द्वारा। अपखंडन या पूर्ण जनन द्वारा। अगला प्रश्न है, कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है। कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। अगला प्रश्न है, उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का। अगला प्रश्न है,
पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जननांग है। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जननांग है। अगला प्रश्न है, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा पुरुष्ठ ग्रंथि। पुरुष्ठ ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 जोड़ा। अगला प्रश्न है, अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा फलोपियन नलिका। फलोपियन नलिका। अगला प्रश्न है, गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं? गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रीवा। अगला प्रश्न है, विखंडन क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव को संतति कोशिका में बढ़ जाती है और प्रत्येक कोशिका से बाद में एक वयस्क जीव वृद्धि करता है। यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव 2 संतति कोशिका में बढ़ जाती है और प्रत्येक कोशिका के बाद में वह वयस्क जीव वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीव की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक अगार बन जाता है जिसे मुकुलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक लिंगी जीव किसे कहते हैं? एक लिंगी जीव किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा नर या मादा जनन अंग जब 2 अलग अलग जीवों में उपस्थित रहता है तो वह एक लिंगी जीव कहलाता है, जैसे मानव। अगला प्रश्न है, युग्मक क्या है? युग्मक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक लैंगिक अंगों द्वारा उत्पन्न जनन इकाई के युग्मक कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंगों द्वारा उत्पन्न जनन इकाई को युग्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है, युग्मज क्या है? युग्मज क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा नर एवं मादा युग्मकों के मिलने के बाद प्राप्त कोशिका को युग्मज कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृषण कोश क्या है? वृषण कोश क्या है? नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर जिस छोटे थैली नुमा मांसल संरचना में रहता है वृषण कोश कहलाता है। अगला प्रश्न है, शुक्रवाहिनी क्या है? शुक्रवाहिनी क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा नर मानव में दोनों वृषणों से एक लंबी नली निकलती है जिसे ही शुक्रवाहिनी कहते हैं। नर मानव में दोनों वृषणों से एक लंबी नली निकलती है जिसे ही शुक्रवाहिनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिशन क्या है? शिशन क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा नर मूत्र मार्ग जिस छोटे मांसल आवरण से घिरा होता है उसे शिशन कहते हैं। नर मूत्र मार्ग जिस छोटे मांसल आवरण से घिरा रहता है उसे शिशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाशय क्या है? गर्भाशय क्या है? दोनों ओर की डिंबवाहिनी जिस मांसल संरचना में खुलती है गर्भाशय कहलाती है। दोनों ओर की डिंबवाहिनी जिस मांसल संरचना में खुलती है गर्भाशय कहलाती है। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग क्या है? अंडोत्सर्ग क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा अंडाशय में अंडाणु निर्माण के बाद अंडाणुओं का अंडाशय मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।